बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की आसिफ अली जरदारी साहब से टेलीफोनिक राबते में पंजाब असम्बली के हवाले से बातचीत हुई, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मौजूदा माशी हालात पर मीडिया से गुफ्तगू की। इसके अलावा कल दोबारा कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास तलब कर लिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, नए साल का आगाज़, मुल्की मईशत, सियासत और मजमूई हालात पर क्या बेहतरी आइंदा आने वाले साल में हम देख सकेंगे इस मौजूदा सेटअप के साथ साथ? देखिए, ये पहला दिन है आज नए साल का सर, और नए ईस्वी साल का, और ये तमाम दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी एक अंधेरों में जैसे सफ़र होता है ना, आपको बिल्कुल नहीं पता कि आगे रोशनी कहाँ है, कोई किस तरफ से आपने जानी, तमाम दुनिया में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। और हमें ज़ाहिर है कि सच बताना चाहिए अपने अवाम को, हमारे अकाबरीन को भी चाहिए कि वो जो हकीकी हालात हैं उससे आगाह करें। हालात आने वाले दिनों में कशीदा से कशीदा तर होने जा रहे हैं मुख्तलिफ महाजों पर। 27-28 को गालिबन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और फिर उसके बाद उससे अगले दिन आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, और फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है, एक इजलास हुआ है, और फिर उसके बाद एक दिन की तातील हुई और फिर कल दोबारा इजलास है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात गालिबन इसी हफ्ते इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम उसकी पोलिंग करवाएंगे, लेकिन वो मजमूई जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें ये इश्यूज इरेलीवेंट है। असल बात यह है कि दो मामलात ऐसे हैं जो इंतहाई गैर यकीनी की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, और जिसमें सबसे ऊपर एक तो मईशत है और दूसरा मामला सिक्योरिटी के जो हालात आने वाले दिनों में पैदा हो सकते हैं मुल्क में। मईशत का मसला ये है कि जो हुकूमत है वो अभी तक इस बात को मान तो रही है बंद कमरों में कि हम तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, और स्टैगफ्लेशन का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। स्टैगफ्लेशन ये होती है कि शदीद महंगाई और शदीद बेरोज़गारी, यानी जो एक्सट्रीम पे आप बात करते हैं ना कि मईशत बिल्कुल रुक गई और महंगाई अरूज पे है और बेरोजगारी भी अरूज पे है, तो वो स्टैगफ्लेशन होती है, जहां पे फिर मुल्क के अंदर सोशल अनरेस्ट, झड़पें, इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। इसकी बातें बंद कमरों में हो रही हैं, लेकिन अवाम को इसका अभी बताया नहीं जा रहा। लेकिन वो लोग जो बाजार में जा रहे हैं, वो लोग जो खरीदारी कर रहे हैं, वो लोग जो सब्जी, आटा, चीनी यही खरीद, उनको अंदाजा हो रहा है कि बाहर मार्केटों में इस वक्त क्या हालत है जी। आप कहीं पर भी किसी भी चौराहे पे अपनी गाड़ी खड़ी करें, जहां पे 5 फकीर पहले आते थे वहां 20 आ जाते हैं, और सफ़ेद पोश लोग जो हैं उनका तो आप हाल ही छोड़ दें। ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में बहुत सारे मामला वाज़े होंगे आने वाले हफ्ते में, पाकिस्तान के हवाले से भी और दुनिया के हवाले से भी। दुनिया तो जाहिर है कि अपने एक ख़ास अंदाज में चल रही है, और वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन इवेंट्स तो हो रहे हैं, लेकिन उन इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक सकूत, एक खामोशी, एक एक पुरस्कार सा मामला है कि आज देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि मुल्क की मईशत इतनी ख़राब होगी और हालात इतने ख़राब होंगे। इससे पहले ये बात वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं, इससे पहले ये बात इसहाक डार साहब भी कह चुके हैं, और अब जिनसे भी बात हो, जिन वज़ीरों से भी बात हो, या जो इस सेटअप का हिस्सा हैं इस अरेंजमेंट का, तो वो कहते हैं कि जी वाहिद उम्मीद ये है कि हमें सऊदी अरेबिया से पैसे मिल जाएं, और अगर तो कैसे मिलें, आप ले लें जाके। तो वो कहते हैं कि जी वो तो अस्करी की आदत बात करेगी तो मिलेंगे, और सऊदी अरेबिया से कोई गालिबन पैसे नहीं मिलने जा रहे। इस हफ्ते आपने 1 अरब डॉलर से ज़्यादा यूएई और यूएई के 2 बैंक्स और चाइना के एक बैंक को वापस करने, और उसके बाद जो हमारे पास 23 दिसंबर तक की फिगर थी वो 5.8 अरब डॉलर टोटल रह गए। तो इसका मतलब है अब इस हफ्ते जो हमारे पास फिगर्स आएंगी तो वो 4 अरब डॉलर और 4 से कुछ ज़्यादा, यानी 5 से नीचे होंगे। 5 अरब डॉलर से नीचे हमारा गैर मुल्की ज़खायर हो चुके हैं जो हम जाहिर करते हैं, यानी हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हैं लेकिन लीगली डिफ़ॉल्ट नहीं है। ठीक है, ठीक। इस बात को इस तरह से ले लें। और कबूतर की तरह सर छुपा के बैठे हुए हैं सारे,
हमारे जो इस पॉलिटिकल सेटअप के लोग हैं वो सारे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा ही नहीं था और हकीकतन उनको अंदाज़ा नहीं था हुकूमत लेते वक्त कि ये हालात होंगे। ये बयानात नहीं दे रहे, वाकई वो कह रहे हैं फंस गए। हम कहाँ फंस गए? उनका ख्याल था कि यहाँ पे जो है ना बहुत कोई अरबों खरबों के रुपए होंगे और उसमें से वो एक लूट मार होगी और केसेस माफ़ करवाएंगे। कुछ लोग काम के लिए भी शायद आ गए हों इस अरेंजमेंट में, लेकिन इस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट बैठा है, इस अरेंजमेंट में किसी शख्स में ना विल है और ना उसके पास कोई प्लान है। ठीक है। और विल, वैसे इंग्लिश वाली विल दो मतलब होते हैं ना, तो वो वाली विल हो सकती है जिसमें वसीयत में अपने बच्चों को पैसे उन्होंने देने हो, वो विल हो सकती है। दूसरी वाली विल नहीं है, काम करने वाली। और कल मैं ये जो न्यू ईयर पे हो रहे थे हंगामे, हल्लड़ गुल्लड़ मची हुई थी, तो उसमें पार्टियां भी जा रही थी अपनी जगहों में। तो मैंने किसी शख्स से पूछा जो इन पार्टीज को बहुत ज़्यादा अटेंड करते हैं, तो मैंने कहा जी ये जो दरमियानी सी पार्टी जो है ये न्यू ईयर की, तो उस पर कितना खर्चा होता है? उन्होंने कहा जी दरमियानी सी पार्टी कोई 15 करोड़। अच्छा। दरमियानी पार्टी। और अगर अच्छी प्रॉपर पार्टी करनी है तो वो फिर 20 करोड़ प्लस। तो ऐसी पार्टीज भी हुई हैं इस मुल्क में कल, जहां पैसा लुटाया गया है। और ऐसा भी हुआ है कि लोगों के पास 2,500 नहीं बल्कि 2700 का 20 किलो का आटा कराची में आज कुछ जगहों पे था। अब यहां पर इशू यह है कि पैसे जो हैं वो ख़त्म होने जा रहे हैं और उसके नतीजे में एक अनडिक्लेयर्ड गैर एलानिया माशी इमरजेंसी लग चुकी है मुल्क में। फाइनेंशियल इमरजेंसी है कि आप इतने पैसे नहीं निकलवा सकते, इतने पैसे निकलवा सकते हैं। एलसीज आपकी खुल नहीं रही और आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स, वो बाहर से आ नहीं रहे किसी भी वक्त। वो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि कोई बड़ा सानेहा, बड़ा हादसा, किसी जगह वेंटिलेटर्स बंद हो गए, किसी जगह पे जान बचाने वाली अद्वियात अचानक ख़त्म हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई। बाइको वाले जो हैं बड़े पुराने फर्टिलाइजर केमिकल्स, वो जो है वो शायद अपना कोई प्लांट्स बंद कर रहे हैं। 19,100 की एलसी उनकी नहीं खुल पा रही। और इसी तरह से गूगल प्ले वालों को हमने $36 मिलियन देने हैं। हम कह रहे हैं जो साइबर अटैक हो जाएगा, आप ये ना करें, डाउनलोड ना करें। उनको 36 मिलियन देंगे तो भाई वो डाउनलोड होगा ना। अच्छा, उसके बाद एक इंटरबैंक है, एक ओपन रेट है, एक ग्रे मार्केट है, एक ब्लैक मार्केट है। डॉलर आप ढूंढते रह जाएं तो लोग हवाले से 270 में हो रहा है, बाहर से लोग भेज रहे हैं पैसा। और डार साहब के पास कोई प्लान नहीं है। और डार साहब जो हैं, और जो गैर मुल्की एयरलाइन शायद किसी भी वक्त बंद करें, क्योंकि उनको $225 मिलियन हमने फौरन देने हैं, अदा करने हैं। और उनको कितने देर तक आप उनसे क्रेडिट पे टिकट लेते रहेंगे? टर्किश एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, फलाना, उनका बढ़ता जा रहा है। इस तरह होता नहीं है। तो वो ऑपरेशंस अपने बंद उन्होंने कर दिए। फिर मसला, फिर जो फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज, मल्टी नेशनल कंपनीज, उनको $1 बिलियन हमने देना है। बिलियन वो डॉलर्स में देना है उनको। वो यहाँ पर काम करते हैं तो उनको डॉलर्स में हम देते हैं, यहाँ रुपयों में करके डॉलर्स में आप उनको देते हैं। मतलब उनके ब्रांड्स हैं ना, पाकिस्तान में दवाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो उसी सूरत में यहाँ पे हैं कि जब आप उनको डॉलर्स के अंदर वहाँ पे करेंगे तो $1 बिलियन उनको देने हैं। तो 4 बिलियन से कुछ बिलियन ज़्यादा आपके पास हैं। और इसमें अगर आपने फैसला किया कि हमने ये सिक्योरिटी के ऊपर ऑपरेशन करना है, कॉमिंग ऑपरेशन या किसी भी तरह से, तो उसका पैसा कहाँ से आएगा, इसका कोई प्लान नहीं। 82-83 रुकनी वफाकी काबीना है और उसमें उछल कूद जारी है कि वजीरों को एमक्यूएम नाराज़ हो गई, सयाज सादिक साहब जाएंगे, उन्हें एमक्यूएम किससे नाराज़ हुई? एमक्यूएम का सारा मामला इस सेटअप ने जरदारी साहब के ऊपर दिया, उधर उन्होंने बल जाती, मतलब होता है ना, लोग लगे रहें किसी जगह पे और जितना ध्यान उनका इन इश्यूज की तरफ कम जाए। लेकिन मसला ये कि ज़्यादा अरसे तक हम बतौर रियासत इसको संभाल नहीं सकेंगे। कोई सोशल अनरेस्ट हो गया, सोशल अनरेस्ट, कोई बेचैनी, कोई बड़ा वाकया, कोई सानिया। ये देखिए नेशनल एक्शन प्लान भी साने के बाद ही हुआ था ना। एपीएस से पहले तो हम भी बात मुज़ाकरात करते हैं, नहीं करते, मुज़ाकरात करते हैं, नहीं करते, उसमें फंसे हुए थे। उस साने एपीएस हुआ था, पूरी कौम को अचानक आँख खुली थी सबकी। तो अब भी कोई माशी हवालों से जो मामला चल रहे हैं, मईशत एक ऐसी जगह की अचानक की पावर कंपनियों ने बंद कर दिया, अचानक बिजली बैठ गई, अचानक एयरलाइंस बंद हो गई, अचानक ऐसा, फिर अचानक होता है ना आँख खुलेगी कि भाई क्या हो रहा है।
इस वक्त तक जो है वो मानने को तैयार नहीं, बल्कि ये इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत खराब है वो मुल्क दुश्मन है, मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं। तो अब ये कल की जो मीटिंग है उसमें कौमी सलामती कमेटी की वो इसमें अहमियत इख्तियार कर गई है। सर, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से भी फैसले करने हैं, क्या वो फैसले कल किए जाएंगे? देखिए, इस वक्त हमारे अकाबरीन की तमाम तर तवज्जो जो है वो ये है कि इमरान खान का क्या करना है, मतलब मुल्क का बाद में सोचना है। एक ये है कि पहले अपना क्या करना है, मुकदमात, केसेस वेसेस, और दूसरी बात यह है कि इमरान खान का क्या करना है। तो फिक्स इमरान खान की तरफ ज़्यादा तवज्जो है। हालांकि तवज्जो इस वक्त देखें, अगर वो कारकर्दगी अपनी अच्छी दिखाएंगे तो खुद ब खुद लोग कहेंगे कि जी ये देखें यार, इमरान खान के वक्त में तो बड़े ख़राब हालात थे, तो बड़े अच्छे हालात हो गए। लेकिन तवज्जो ही सारी, यानी तकारीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब एक कौमी, जैसे होता है ना, आपका एक कौमी फरीज़ा है इस वक्त के अकाबरीन का कि उन्होंने हर गुफ्तगू में इमरान खान को गालियाँ ज़रूर देनी है। हालांकि इस वक्त अगर आप मजमूई अपने सियासी अदम इस्तेकाम में कोई लोग सड़कों पे तो नहीं है इस वक्त। अब तो लॉन्ग मार्च भी खत्म हो गया, अब तो वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस, अब तो देखें ना, अब इमरान खान भी कह रहे हैं इलेक्शन जब भी होगा मैं जीतूंगा, अब तो वो ये बात कर रहे हैं ना। अब वो स्पीकर के पास जाते हैं, स्पीकर नहीं लेता, वो तो उसके नतीजे में क्या मईशत गिर रही है मुल्क की? नहीं, मईशत इसलिए गिर रही है कि उसका कोई प्लान नहीं है। मुझे अभी बताया ना कि वो इस्तीफे देने चले गए, वो पंजाब असेंबली में इधर से उधर काफी, ये इशूज हैं मुल्क के। ये इशूज ये हैं कि आपके ये देखें यूक्रेन की जंग, देखें एक तो क्रोएशिया को सबसे पहले, ये क्रोएशिया हमारे एक अच्छा बरादर मुल्क है क्रोएशिया, और ये यूरोप के अंदर है, और ये हंगरी और बोस्निया हर्जेगोविना इसके एक तरफ, हंगरी इसके एक तरफ, स्लोवेनिया इसके एक तरफ, और ये जो है ये सेंट्रल यूरोप में भी इसको कह सकते हैं और साउथ ईस्ट यूरोप में भी इसको कह सकते हैं, सेंट्रल में भी और साउथ ईस्ट में भी, एड्रियाटिक सी है इसके एक तरफ। ये जो है ये आज से 27वां रुकन बन गए शेंगन यूरो। अच्छा, तो अगर शेंगन वीजा हो तो क्रोएशिया उसका, यानी यहां पर भी यूरो आज पहली तारीख से, तो 10 साल से यूके के मेंबर तो थे, शेंगन में नहीं थे। सही। तो क्रोएशिया जो है आज शेंगन का हिस्सा बन गया, तो उनके लिए हमारा बरादर मुल्क है, तो नेक ख्वाहिशात। और ये यूरोप के लिए एक जाहिर है कि यूरोप इन हालात में भी, जबकि उसका फड्डा पड़ा हुआ है रशिया के साथ, और यूरोप क्या है भी ये तो डिफाइन इस साल होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यूरोप जो है ये जंग खत्म नहीं होने जा रही। दोनों ने कल रात को तकरीर की, प्रेसिडेंट पुतिन ने भी और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी। अच्छा। और दोनों ने, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने तो मुखातिब किया ना रशियंस को, और उसके बाद ही उन्होंने कहा रशियन से कि आप जो हैं वो हमारे साथ दें और ये सब कुछ करें। तो उसके बाद जो उनके ऊपर मिसाइल्स का अटैक हुआ है तमाम यूक्रेन के ऊपर मुख्तलिफ हिस्सों में, और यहां पर अब एक सवाल पैदा हो रहा है कि पुतिन जो हैं वो, देखें रशिया जो है ना, तारीखी तौर पे रशिया ने अगर अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मनों को शिकस्त दी है तो वो दी है सर्दियों में, जनरल विंटर। अब हो गई शुरू विंटर, यानी वो जार पीटर द जार में उस वक्त से लेके उन्हें स्वीडन टूट गया था, स्वीडन की एम्पायर टूट गई थी 1708 1709 में, बात कर चुके हैं पहले। उसके बाद फिर नेपोलियन आए और नेपोलियन फंस गए जनाब। उसके बाद यानी नेपोलियन जो है उनको मतलब फंस गए, मारे गए बहुत सारे फ्रांस के लोग, और उसके बाद फिर हिटलर, ठीक है ना, मतलब यहां तक हो गया था नेपोलियन को कि पीछे बगावत तो नहीं होगी, उसको फौज छोड़ के भागना पड़ गया था पेरिस, पीछे ये सर कलम कर दिए थे रशियंस ने। अब एक ये भी है कि इस विंटर का क्या फायदा उठाते हैं पुतिन, और क्या 2-4 लाख फौज उतार देते हैं, क्योंकि विंटर का फायदा ये भी हो सकता है कि स्प्रिंग ऑफेंसिव हो, एक ये थ्योरी भी चल रही है कि स्प्रिंग ऑफेंसिव हो, यानी स्प्रिंग ऑफेंसिव जो तालिबान के दौर में आ गया था ना, कि सर्दियों में नहीं लड़ते थे वो मौसम में बाहर में, लेकिन रशिया जो है उसको हमेशा तारीखी तौर पे विंटर सूट करता है। तो ये जंग तेज हो गई है, जब जंग तेज हो गई है तो उसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, बहुत सारे तेल, गंदम, क्या सप्लाई जो टर्की ने खुलवाई है रेड ब्लैक सी से वो खुली रहेगी, क्या आपके पास दूसरे मामलात आगे। अच्छा, और ये जब तक स्प्रिंग आएगा, यानी फर्ज करें फरवरी या मार्च तक, तो ये वो वक्त होगा जब शी जिनपिंग को मॉस्को बुलाया है प्रेसिडेंट पुतिन। यहां पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बाहर का कोई मुल्क, कोई भी मुल्क अगर पाकिस्तान की कोई हेल्प करता है फाइनेंशियली, तो वो
बड़ा बेजार होके करेगा। मतलब देखिए, एक ही शख्स बार बार आ जाए, क्योंकि आप घर में हो, कितना भी आप जो है वो मेहमान हातिम नवाज ताई हो, मेहमान, रोज एक आदमी कर्जा लेने आ जाए, आप कहें यार एक ऐसा करो, ये लो, बच्चे से अपना काम शुरू कर दो। वो हफ्ते बाद फिर आ जाए कि मैं जुए में हार गया, आप कहेंगे अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब आइंदा नहीं करना, ये ले लो पैसे, इससे जाके कोई अपने घर को अपने ठीक करो, कि काम करो। वो फिर आ जाए थोड़े दिन के बाद। एक वक्त आएगा, ऐसा वक्त आएगा, आप कहेंगे यार भाई बस कर दो, काफी हो गया। मतलब आप अपने दोस्त अहबाब को इम्तिहानों में न डालें। जो आपके दोस्त होते हैं ना, उनको आप बार बार कर्ज मांग के ना, वो दुकान पर लिखा होता कर्ज मांग के शर्मिंदा ना कर, ठीक है ना, कर्ज बंद है, नकद दे के खाओ पियो। मसला यह है कि ये अब आप बार बार जब बात करेंगे ना लोगों से जाकर, वो जी हमने लिया था, वापस करना था, कर नहीं पा रहे, रोल ओवर कर दें, ऐसा करें, बाद में इसको किस्तों में कर दें, कि इससे कोई ना आपकी मईशत ठीक होगी, ना आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी बनेगी, ना आपके इंटर्न। और उस वक्त जबकि करोड़ों अरबों रुपया आपका खर्च कर रही है, बदमाशियां उड़ा रही है, बदमाशियां जो है वो कह रही है कि जी हमने तो 727 अरब रुपए के हमने इस साल तरक्याती मंसूबे बनाने हैं, और उसमें से 191 मंसूबे जो हैं वो सियासी बुनियादों पे हैं, तो हम देंगे तो हमारे एमएनए और एमपी जीतेंगे ना, जिसको भी हम देंगे। देखिए, मैं बिल्कुल, ये जो बहस चली ना टेक्नोक्रेटिक सेटअप और पॉलिटिकल सेटअप और मार्शल, इसको आप रखें साइड पे। तीन चीजें चलती रही ना पाकिस्तान में, टेक्नोक्रेटिक आ गए, कभी वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, कभी मार्शल लग गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप और या तो सियासतदान, सियासी हुकूमत, जमहूरियत होनी चाहिए ना, सियासी हुकूमत। अब जो मैंने कल भी बात की थी, दुनिया के किसी मुल्क में, यानी वो हम 100,000 इख्तिलाफ करें मोदी से, तो मोदी को हम कहते हैं ना कि चाय बनाने वाला तो वजीर आजम बन गया। आपके मुल्क में मुझे बताएं कि बिजनेसमैन है, कार्टेल्स हैं जो साइड पे सियासत करते हैं, अक्सरियत किसी मुल्क में। एक आप जरा मुझे बताएं ना, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, कोई फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर, कोई इटालियन, कोई इंडियन, कोई बांग्लादेशी, कोई सीरियन, आपने सुना है शुगर मिले हो? आपने सुना है कि वो रियल एस्टेट के काम करते हो? आपने सुना है कि उनकी स्टील मिले हो? यानी काम तो ये वो कर रहे हैं, और उसके बाद उनके पास जो टेक्नोक्रेट उन्होंने काम चलाने के लिए रखे होते हैं, उसको वो सियासत में ले आते हैं। अच्छा यार, तुम मेरा अकाउंटेंट तो बड़ा अच्छा काम कर रहा था, इसको यार मैं वजीर बना देता हूं। यार ये बड़ा अच्छा था, ये इसने यहां से पढ़ के आया था ना, मेरे साथ काफी देर काम करते को सेनेटर बना देता हूं। अच्छा, जिनके पास ये नहीं है, जो मिडिल क्लास से निकले, वो टिकट बेचना शुरू कर दिया पार्टियों ने, वो टिकट बेचते हैं सेनेट के और एमए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि या तो पॉलिटिशियंस हो ना, नवाब रसूलुल्लाह खान, क्या बात है, काजी हुसैन अहमद साहब, क्या बात है, इवन सिराजुल हक साहब, ये ना जमात इस्लामी पे 1000 बात करें, जमात इस्लामी के ऊपर अब ये नहीं कह सकते उनके नाज़िम जो है वो साइडों पे, वो मतलब है कि वो साइडों के ऊपर उनकी जो है वो बड़ी बड़ी होंगे कुछ, लेकिन जो मजमूई तासुर जमात इस्लामी का बड़ा जबरदस्त है। इशू ये है सारा कि या तो मिराज मोहम्मद खान का दौर हो, या दौर हो आपके जो है वो डॉक्टर मुबशिर हसन और मेहदी हसन साहब और ऐसे लोग हों। भाई आपके ये जो प्रॉपर बिजनेसमैन है वो सियासत में आ गए और हुकूमत में आ गए, हर तरफ, हर पार्टी, हर तमाम जमातें अक्रॉस द बोर्ड, इंक्लूडिंग पीटीआई और अपनी जाती जहांगीर तरीन साहब है ना हमारे भाई। अभी मसला ये है कि बिजनेस, सबके बिजनेसेस हैं, लेकिन वो बिजनेसेस के साथ साथ फिर कहते हैं यार अब बिजनेस हो गया ना तो थोड़ा सा पावर भी कर लेते हैं। इशू ये है सारा, या बिजनेस संभाल लें या सियासत करें। अच्छा, उसी में से टेक्नोक्रेट निकलाते हैं, यानी आप बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स को, बहुत सारे आप देखें, आप ये उठा लेना नाम टेक्नोक्रेट्स के, 5-7 सारे सब नाम उठा लेना वज़राए खजाना के, ये सारे आपको उन लोगों के साथ किसी ना किसी जगह पर कारोबार में मिलेंगे। तीन चार चीजें जरूर करते हैं ना। एक तो आपका होना चाहिए बड़ा जबरदस्त किस्म का अकाउंटेंट, एक आपके होने चाहिए बड़े तगड़े किस्म के वकील, ठीक है, आगे आपने अटॉर्नी जनरल और ये सारा अदालतों के अंदर करना है काम दाम, और एक आपके पास होना चाहिए ये जो बाकी मामलात को ना, एफबीआर आगे पीछे ये वो सारे मामलात ठीक करे, और एक आपका जरूर पाकिस्तान में रहने के लिए आपका कोई एक रिश्तेदार किसी अच्छे अदारे में, किसी तगड़ी पोस्ट पे, पुलिस में हो या फौज में हो या कहीं और हो, अदालत में कोई जज बजो, कोई मतलब आप कह सकें कि मैं फलाने का भतीजा भांजा जो है ना, मतलब कोई अपना लिंक, ये ना कहें कि यार मेरे पास इतनी डिग्री है या मैं ईमानदारी से काम करता हूं। आप कौन हो?
तो आप जवाब ये दें कि मैं उसका भतीजा हूं, मैं उसका बच्चा हूं, मैं उसका सर यानी कि पर्ची तक उसके मामे का पुत्र हूं, उसका ये इस तरह इंट्रोड्यूस कराएं, अपनी डिग्री ना बताएं लोगों को, आपने तो पढ़ा लिखे हैं आप और बड़े आप ईमानदार आदमी। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले जो खान साहब ने गुफ्तगू की मीडिया से, उससे कबल भी बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जहां पे पंजाब में ख़ासकर हमारे 3 अरकान को एतमाद का वोट लेने में न्यूट्रल रहने का हुक्म दिया गया, और अभी भी खान साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किरदार अदा कर रही है सियासत में। देखिए, जो वाक़यात है ना, हालात और वाक़यात, ये पॉलिटिक्स के ऊपर हावी आ जाएंगे। आने वाले दिनों में ये बात बिल्कुल साइड पे चली जाएगी कि नून लीग के कितने टूटे हैं, नून लीग ने कितने तोड़े हैं, काफ के कितने टूटे हैं, पीटीआई के कितने लोग, क्या ये एक तरफ जा रहा है मामला, क्योंकि जो हालात हैं ना वो हावी आ रहे हैं। हालात ये हैं कि इकॉनमी, हालात ये हैं कि सिक्योरिटी, और हालात ये हैं कि आप अपना खर्चा क्यों नहीं कम कर पा रहे। वही बात मैंने उस दिन भी की थी कि इसहाक डार साहब, एक आदमी पे आप नहीं डाल सकते कि इसहाक डार की गलती है। इसहाक डार साहब की, उनको अंदाजा नहीं था, वो ये कह रहे हैं कि हालात की नौयत थी, तो फिर आप मिफ्ता इस्माइल पे भी नहीं डाल सकते, फिर आप उससे पहले शौकत तरीन पे भी डाल सकते, फिर आप, लेकिन कहीं ना कहीं से आपने इन्हीं लोगों को बिठा के सबने बात करनी है। अब स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, ये भी हमने एक बात आई सामने के सारे स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, किनको बैठना होगा, वो तो नहीं बैठेंगे सारे। बल्कि अभी भी आप देखें कि ये मुझे नहीं पता कि इनका क्या मामला किस तरह तय हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से कहा, जरदारी साहब ने कहा मैं जिम्मा लेता हूं एमक्यूएम का। हालांकि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी यानी एक दूसरे की जिद के तौर पे, जिद से मतलब मुतजाद पॉलिटिकल फोर्सेस के तौर पे ये उभरे थे, लेकिन अब सब एक हैं। तो बात ये सब एक है ना, मतलब उसमें पीटीआई के कौन से लोग उधर उधर इन टच हैं, कौन से लोग नहीं, खान साहब को खुद पता चलेगा। असल बात ये थी कि खान साहब उस वक्त, जो मैं वही बात बार बार दोहराने से, खान साहब इलेक्शन की तरफ चले जाते, वो भी इलेक्शन की तरफ चले जाते, मुल्क इस बोरान से निकल जाता। तो अब ये क्या, अब इलेक्शन अटका हुआ है सबके गले में कि इलेक्शन कैसे करवाया जाए, कैसे हो, क्या हो, कब हो। तो और कराची में अब देखें ना, बल्दियाती इलेक्शन कराची में अगर ये मामला ठीक नहीं होते तो उसके नतीजे में फिर सिक्योरिटी का क्राइसिस पैदा हो जाएगा। 15 तारीख को इलेक्शन अनाउंस किए तो 15 से पहले वहां जो है वो खुदा न खास्ता हालात खराब हो जाएंगे कराची के। अच्छा, ये तमाम सूरत हाल जो है, इसको आप जरा आसपास के देखें। अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज, वहां से जब आखिर में आखिरी बात हुई, क्या बात हुई, वो इस नेशनल सिक्योरिटी के सिविलियंस को पता है, जो सिविलियंस बैठे उनको पता है, क्योंकि वो अपोजिशन में शहबाज शरीफ आते थे, बिलावल साहब सब आते थे, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी आते। बाकी उनको क्या ब्रीफ किया उस वक्त बाजवा साहब ने या फैज साहब ने, क्या ब्रीफिंग दी जिसपे वो एग्री करते रहे, और वो उसके नतीजे में, तो वो क्या था, उस पर कुछ सवाल उठाने चाहिए थे ना। लेकिन उस वक्त वो था कि जी अदम एतमाद कामयाब हो जाए और ये हो जाए, तो वो हमारे हाथ से वो एक बड़ा, अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज है, यमन डिस्टेबलाइज है, यूक्रेन की जंग खराब हो रही है। ठीक है, आपको ये नहीं पता आने वाले दिनों में कि ये क्वाड किस रुख पे जाएगा, चाइना इंडिया के मामलात कहां पे जाएंगे, ताइवान के साथ क्या सूरत है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है, ये जो अल्लाह ताला खैर करे कोविड आगे ना फैले इंडिया में, बाकी जगहों पे, पाकिस्तान में जहां पाबंदियां लग रही हैं आने वाले दिनों में, वो इकॉनमी को मजीद उस पर असर डालेंगी। चाइना जब खुलेगा, तो इशू ये सारा कि अब इस पूरी पिक्चर में जब तय हो गया कि यूक्रेन की जंग, यूरोप की जंग आसानी से खत्म नहीं होती, और ये बदकिस्मती यूरोप की जंग ही आलमी जंगों को जन्म भी देती है। चाइना की सोच रहा है कि इस जंग में जाहिर है प्यूटिन के साथ भी रहना है, लेकिन ये जंग चाइना के कई प्रोजेक्ट्स को भी डैमेज कर रही है। चाइना अब क्या करता है, ये है सवाल आने वाले दिनों में। प्यूटिन ने तो तय कर दिया ना कि वो तो प्यूटिन ने, फिनलैंड स्वीडन नेटो का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो प्यूटिन ने तो तय कर दिया है कि ये हमने इनको ना कोई इलाका अपना जो हमारे कब्जे में आ गया वो जाने देना है, ना दोनबास का इलाका, ना क्रीमिया का इलाके, और ज़ेलेंस्की जो लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि जंग किस रुख पे जाती है। लेकिन इशू ये कि इससे हटके बहुत बड़ी हम तो इस वक्त जो है, आप देखें हमारे जो ज़खायर हैं, यानी जो अदलिया बहाली तहरीक चल रही है, जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें गिर रही हैं, बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, बुरे से बुरे हालात में, ये कभी भी नहीं हुआ मईशत के साथ जो इस वक्त हो रहा है। अब मसला ये है कि ये क्यों हुआ है, और ये क्या कोई अचानक हो गया है? क्या हमें 2 साल पहले नहीं पता था कि क्या होगा? क्या 1.5 साल पहले नहीं? ये कहां चले गए हमारे? अच्छा, फिर उसके बाद यानी ये जो खबर है, मैं इसको देख के, जो डॉन की खबर है पिछले हफ्ते की,
कि पाकिस्तान, ये 24 दिसंबर की खबर जो है कि पाकिस्तान रिसीव 5.1 बिलियन इन जुलाई नवंबर। ओ भाई, ये पैसे हमने इस दौरान भी, जुलाई में नवंबर से हमने 5.1 बिलियन डॉलर्स लिए हैं बाहर के बैंकों से, फॉरेन इकोनॉमिक असिस्टेंस ली है हमने, और हमारे पास 4 बिलियन से भी कम पड़े हैं। यानी हमने इस दौरान भी कर, आईएमएफ नहीं है ये हमने और जगहों से और बैंकों से हमने महंगे सूद पे कर्जे उठाए हैं। अभी तो हम आईएमएफ का 1.1 बिलियन, पता नहीं 1 बिलियन पे फंसे हुए हैं हम, लेकिन हम 5.1 हमने उठा लिया है। और इस दौरान हमारे कोई 10, 11, 12 बिलियन साल के अंदर कहां चले गए पैसे, वो कहां खर्च हुए? तो बस मसला ये है कि अब इसको, और मसला तो ना मुस्लिम लीग नून का है ना पीटीआई का है, मसला तो मुल्क का है सारा। इसको कैसे देखिए, एक तो विल नहीं है, मैंने आपसे कहा ना, वो थक हार के बैठ गए सारे, और इस उसमें है कि भाग जाओ, निकल जाओ, पैसे ले जाओ, बाहर ले जाओ, डॉलर का कारोबार करो, उधर से उधर बेचो, हवाला करो, हुंडी करो, एक तो बदमाशियां उसमें लगी हुई है। लेकिन मसला ये कि एक दिन तो ऐसा आ रहा है ना, जब आपके पास ये अगर आटा और दालें और फ्यूल का क्राइसिस पैदा हो जाता है और आप पेमेंट्स नहीं करते और सोशल अनरेस्ट फैलता है, तो उसके नतीजे में आपके ख्याल से ये आपके जो ऊपर बैठे हुए एलीट कैप्चर जिन्होंने किए वो बच जाएंगे? ये उनको फिक्र करनी चाहिए, उनको फिक्र करनी चाहिए कि भाई ये नीचे लोग होंगे तो हम राज करेंगे ना। जब लोग ही बेजार और परेशान होंगे और देख रहे होंगे कि ये सांप की जो बोतल अंदर गई है, ये मेरे बच्चे के 1 साल की जो फीस है उसके स्कूल या कॉलेज से, उससे ज्यादा ये बोतल महंगी अंदर गई है न्यू ईयर पे। तो मुझे बताएं कि क्या हम ये, वो क्या सोचेगा जो बाहर खड़ा हुआ होगा शख्स, जो कि एक गरीब आदमी होगा और चौकीदार होगा या मुला। इशू ये है कि हमने इन इशू को ये एक सोशल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है। इस पूरी पिक्चर में ये पॉलिटिक्स एक तरफ रह गई है, बल्दियाती इंतखाबा हो तो क्या होगा मुझे बताइए ना, क्या फर्क पड़ जाएगा वहां से? उसके काउंसलर जीत गए, वो काउंसलर नून में थे, पीटीआई में थे, पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, उधर से उधर, अल्लाह खैर सल्ला, क्या फर्क पड़ेगा? पीटीआई इमरान खान खुद वजीर आजम नहीं बन पा रहे। इशू ये ना कि खुद जो है, या तो खुद वो आ जाए, खुद उनका रास्ता ब्लॉक है, वो नाअहलियत वाला इशू। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे गालिबन अभी, जो कि उनको आ जाना चाहिए था। अच्छा, अभी तैयारियां हो रही थी सर, दिसंबर में आ जाना था ना उनको, 20 दिसंबर। कुछ हालात ऐसे हैं ना कि उन्होंने भांपा होगा कि भई हालात तो मुल्क के, मैं कहा इसहाक डार साहब कह रहे हैं मैं फंस गया आके, मैं शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं हलफ नहीं उठाता। देखिए ना, इमरान खान कह रहे हैं मेरा तो शुक्र है खुदा का कि ये आ गए और मैं गया, और ये इनके गले पड़ गया सारा। देखिए ना इसको, इस वक्त वो कहते हैं ना, वो इशरत हुसैन साहब की किताब थी गवर्निंग द इनगवर्नेबल। इश्यू ये है कि मुल्क को एक ऐसी सूरत हाल इस वक्त दरपेश है जहां पे आपने आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेने, और एक इमरजेंसी, मैं नहीं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा कि वो लीगल इमरजेंसी, मुल्क में हंगामी हालात हैं इस वक्त, ठीक है ना, हंगामी हालात हैं इस वक्त। अब इन हंगामी हालात से कैसे निकलना है हमने, ये अगला एक हफ्ता क्लियर इसलिए कर देगा कि 10 तारीख वो तारीख है जब आईएमएफ ने आपसे कहा था कि सारी शराइत पूरी करो, उन्होंने कहा था 2 से 3 हफ्ते। तो क्या आप 800 अरब रुपए का बोझ डालेंगे पब्लिक अगले 10 दिनों में? 800 अरब का टैक्स लगाओ, वो कह रहे हैं बिजली 800 अरब, और बिजली गैस और ये महंगे करो, और या तो डॉलर को ले जाओ 270 पे या 265 पे जिस तरह वो मिल रहा है बाहर, तो या ये कि ये इन हालात में अवाम पे मजीद बोझ डालने के बाद फिर वोट मांग के कैसे जाएंगे? हमारे वोट तो दूर की बात, अब अभी इलेक्शन को तो छोड़ देना, अभी डालें ना जरा, 800 अरब का डालें, 800 इन हालात में 800 अरब के टैक्सेस लगाएं ना जरा आईएमएफ से। आईएमएफ के पास जाना जरूरी है, हमें भी पता जरूरी है, मगर उनकी शर्त पूरी करें ना, ये 800 अरब वाली, 800 अरब की तरह टैक्स लगाएं, उसके बाद देखें क्या होता है। भाई इशू ये है कि इलेक्शन में क्या होगा वो तो छोड़ दें, अभी फौरन वो माशी हालात का जिम्मेदार कौन है फिर डॉक्टर साहब? माशी हालात के हम सब जिम्मेदार हैं, या फिर नाकिस हिकमत अमली है हुकूमत की जानिब से, या इस हुकूमत की गलती है, माजी की हुकूमतों की? यहाँ से जो लोग न्यू ईयर मनाने इन हालात में भी गए हैं, पार्टियां जो हो रही हैं, ये करोड़ों रुपए जिन पे खर्च हो रहे हैं, उनसे पूछें कि कौन जिम्मेदार है। इशू ये है, या उनके जो मतलब उनके अकाउंट चेक करें ना, मुल्क से बाहर कितने अकाउंट्स हैं, डॉलर कितने पड़े हुए हैं, मुल्क के अंदर तो रखते हो, बाहर कितने पड़े हुए, बाहर कितनी प्रॉपर्टीज हैं, चेक करें ना जरा। इशू ये है सारा कि हमने, वो इलेक्शन दूर का इशू है, इशू ये है कि क्या 800 अरब का आपने टीका लगाने और कितने दिन चलेगा? भाई 1 अरब आगे चले वहां से, अब खुश हो गए आप, हम खुश हैं। ये बड़ी मुश्किलों से इन्होंने ये रोका है, ये बड़ा सख्त फैसला था जो इसहाक डार साहब ने कीमत नहीं बढ़ाई पेट्रोलियम की, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि ये तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, इसी दौरान आपने फैसला करना है
कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। 10 तारीख तक नहीं किया तो आईएमएफ कौन सा आ रही है अभी? आईएमएफ फरवरी मार्च वो पता नहीं कब आती है आपके पास। तो अगर आपको सऊदी अरब ने ये दे भी दिए पैसे, तो उन पैसों को सऊदी अरब क्या कहेगा? खर्च कर लो, ये सारा खर्च। बल्कि वो कहेंगे पहले तो हमारे ही वापस कर दो ना भाई। वो कहेंगे या तो रख लो, उसको रख के फिर आप आईएमएफ को बताएंगे। वो आईएमएफ आपसे ये नहीं कह रहा कि इतने पैसे दिखाओ तो हम आपको, वो कह रहा है कि ये टैक्स लगाओ, वो कह रहे हैं रिफॉर्म्स करो। वो ही कह रहे हैं कि आप हर दफा आते हो तो एक नया वजीर खजाना ने आता है, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम जब मैं हूं, कहता है वो पिछले वाला किधर गया? वो कौन? वो तो चला गया, उसने कसम खाई थी, हम तो मैं तो नहीं आया हूं, मुझे तो पता ही नहीं उसने क्या बात की थी आपसे, वो वादे करके चला गया। इस तरह की ड्रामेबाजियां अगर हम बंद कर दें, लेकिन हमने तो करनी होती हैं। अब मसला ये, अब वो जगह आ गई। और मैंने आपसे कहा ना कि ये पूरी दुनिया इस वक्त कहां फंसी हुई है? जंगें, वेपन्स, साइबर अटैक्स ना हो जाए, ठीक है, अगली टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है, कौन से लोग कहां जा रहे हैं। एक नया मिडिल ईस्ट इमर्ज हो रहा है, वो साहिल के इलाकों में, वो साहिल तक के जो वाकयात हैं ना, वो जो बुर्किना फासो और माली और नाइजर, वहां तक के वाकयात, और इथोपिया, वहां जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान पर असर डाल रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। ग्लोबलाइज वर्ल्ड है ना, जहां पर एक चीज हुई तो वो जो बटरफ्लाई इफेक्ट मैं कहता हूं, एक जगह एक चीज हुई तो दूसरी जगह पर उसका असर होता है। ताइवान से उधर सेमीकंडक्टर, उधर गंदम आपका रुक गया, ब्लैक सी से निकल रहा है। उसके बाद क्या मिडिल ईस्ट के ममालिक अरब इब्राहिम अकॉर्ड्स में रहेंगी आने वाले इस साल में या नहीं रहेंगी? क्योंकि वहां इंतहा पसंद हुकूमत आ गई है नेतन्याहू की, जिनका एजेंडा यही है कि हमने वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स करनी है। वो ये कहकर आए हैं कि हमने सेटलमेंट्स करनी है। तो फलस्तीनियों को ये कहकर, तो फलस्तीनी वहां पे खड़े हो रहे हैं, दोबारा एक हालात वहां के खराब होने। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस पूरी पिक्चर में आपने डिसीजंस उस वक्त लेने हैं जब आप के अंदरूनी ये जो है ना, और कुछ आप यकीन करें, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन इसका सादा तरीन है। ठीक है, सादा तरीन इश्यूज हैं इसके, मैं यहां बात वो नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये इकोनॉमी जो कि पैसे आपके लोगों के पास ही पड़े हैं ना, आपने बस उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करनी है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। और ये सिक्योरिटी का जो क्राइसिस खड़ा हो रहा है, देखिए जो लोग शहीद हुए हैं दिसंबर के अंदर, दिसंबर में अचानक एक वेव आई है ना, मिड दिसंबर, अजीब अचानक वेव आई, वो खत्म तो नहीं हुई, वो तो किसी जगह पर पनप रही है। और तो मेरा ख्याल है कि कल की जो मीटिंग है वो बहुत अहम है, इस दुआ के साथ कि उसका कोई नतीजा निकले और तेजी के साथ, क्यों हमारे वक्त कम है, बतौर रियासत और माशी हालात और दुनिया के रीजनल सिचुएशन, उसमें अब क्लाइमेट के ऊपर देखें ना क्या हुआ है, पाकिस्तान में क्या हुआ है। अभी इमरान खान साहब ने आज जो टेलीथॉन में बात की, वो क्लाइमेट को हम भूल गए। 9 जनवरी को इजलास हो रहा है जेनीवा में, 16 अरब डॉलर हम उनसे मांग रहे हैं, 13 अरब हमने कहना है डॉलर्स हमने कहना है अमेरिका से कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। 10 तारीख को आईएमएफ की वो डेडलाइन शायद 10-11 को खत्म हो जाएगी, जो 3 हफ्ते की दी थी उन्होंने। तो ये इस वक्त हंगामी फैसले करने के वक्त हैं। और वो जो बात की थी आर्मी चीफ ने कि मुल्क संगीन हालात से गुजरा है, ये एक रवायती जुमला तो हम हमेशा सुनते रहे हैं। हकीकतन इस वक्त जो रुपया है, यानी वो 77, 1975, 1980, 1998 में न्यूक्लियर किया, उस वक्त ये हाल नहीं था। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायल अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब अपना दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।